हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। पहले मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे का रिव्यू किया है जो कि फ़िस्कल ईयर हमारी 2021 का था। ठीक है, अब जो मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, दैट इज़ ऑफ द फ़िस्कल ईयर जो अभी करंटली चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, बट इन द प्रोसेस है अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे 9 जून को प्रेजेंट किया जो गवर्नमेंट है उसने। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे ना ये होती क्या है, इकोनॉमिक सर्वे असल में एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो हमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमारी क्या रही होती है पिछली गवर्नमेंट की। मतलब कि पिछली गवर्नमेंट से मीनिंग ये है कि पिछले साल के अंदर अगर गवर्नमेंट की कोई ना कोई परफॉर्मेंस होती है, वो क्या होती है, उसकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें इससे मिलती है, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिससे आप मतलब कि रिगार्डिंग योर कंट्री आप अपनी जो डेटा है ना वो कि कहीं जगह पे कोट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको ये बहुत कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाती है। एज एन एस्पिरेंट ऑफ कंपेटिटिव एग्ज़ाम आपको ये जो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो ना ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी वो चीज़ें हैं जो आपको इन द फ्यूचर काम आएंगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि फ़िस्कल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है जो जुलाई 1 से स्टार्ट होता है और 30 जून को ये ख़त्म होता है। ठीक है, करंटली जो हमारा फ़िस्कल ईयर चल रहा है ये 2022 का है। अब ये जून 30 को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि भाई हमारे एक बजट ये जो डॉक्यूमेंट होता है तो उसके अंदर होता है 2022 2023। ठीक है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पिछली साल होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछली जो हमारी फ़िस्कल ईयर उसके अंदर गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस होती है वो, जबकि बजट है ना वो एक साल पहले, मतलब कि अभी ये स्टार्ट हो गया ना, फिर हम जुलाई 1 आने वाला जो नेक्स्ट ईयर उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या अलोकेशन की है, डिफरेंट जो हमारे हमारे जो डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनकी अलोकेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो वो सारा बजट डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि भाई इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, दैट इज़ $383 बिलियन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिर रिपीट करूँ कि दैट इट इज़ एक्चुअली द नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जो हमारी एट मार्केट प्राइस है ना वो होती है। ठीक है, तो वो $383 बिलियन है। अच्छा, अब जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमिक सर्वे में मुझे तो कहीं नहीं मिली, एटलीस्ट, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया इसको कहीं ना कहीं इसको फाइंड करूं, बट आई कुड एक्चुअली नॉट फाइंड दिस इन फ्रॉम द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। तो मैंने अपनी जो एस्टिमेशंस अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक वहाँ पे एस्टिमेट, क्योंकि दूसरे वहाँ पर इंडिकेटर्स दिए हुए होते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स और फिगर्स दूसरे भी हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए यू कैन एक्चुअली एस्टिमेट। अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो फिर आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो मेरी जो एस्टिमेशन है उसके मुताबिक दैट इज़ $347 बिलियन। ठीक है, अब ये वेरी करती है, मतलब कि 347 बिलियन से लेकर 350, मतलब कि $350 बिलियन हमारी अभी जो रियल जीडीपी है। ठीक है, कोई अगर आपको बंदा पूछे कि भाई पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, तो 350, $350 बिलियन एक राउंड अबाउट फिगर है। अच्छा, मैंने यहाँ पे नोट भी दिया है कि भाई ये जो जीडीपी है दैट इज़ नॉट एक्चुअली मैंशनड इन द पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा, उसके बाद मैंने एक दूसरा नोट रखा है, इसकी मीनिंग, इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे उसके अंदर जो भी जीडीपी के जो फिगर्स हैं ना उसके अंदर रीबेस, मतलब कि एक बेंचमार्क लेके हम एस्टिमेशन करते हैं ना, तो इसके अंदर जो बेंचमार्क जो रखा गया ना दैट इज़ ऑफ द फिजिकल ईयर 2016। उससे ऑनवर्ड्स जो हमारी जो भी जीडीपी के फिगर्स हैं तो वो उसी बेंचमार्क को लेके आगे चलते हैं। ठीक है जी, कहीं ये ना हो कि भाई कोई बंदा बोले कि भाई ये रीबेसिंग ईयर पता नहीं कौन सा, पहले तो शायद 2005 और 2006 था जो हमारा रीबेसिंग ईयर, अभी हमारा थोड़ा चेंज हो गया, अभी हमने अपडेट कर दिया, तो अभी फिजिकल ईयर 2016 का हमारा बेस ईयर है, तो सारे फिगर्स उसके ही बेसिस पे बनते हैं। अच्छा, अब मैं ग्लोबल आउटलुक की अगर बात करूं, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया गया कि भाई जो रशिया और यूक्रेन का जो इशू है ना, उस इशू की वजह से हमारी जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 3.6% तक आ गई है। ठीक है जी, जो पहले एस्टिमेटेड या फिर जो पहले फोरकास्ट करते थे डिफरेंट हमारे, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो ये डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो एस्टिमेशन करते हैं ना, तो उस एस्टिमेशन से थोड़ी कम है। ठीक है,
ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट जो अभी फॉर द फिजिकल तो नहीं, ये वर्ल्ड मतलब कि जब हम ग्लोबल बात करते हैं तो फिजिकल की बात वहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो 2022 के अंदर 3.6% हमारी ग्रोथ। अच्छा जी, अब हम पाकिस्तान के जो आउटलुक की अगर बात करें ना, तो हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक है उसके अंदर ये है कि हमने इस फिजिकल ईयर जो पिछला गुजर गया ना, तो उसके अंदर हमने ग्रो किया बाय 5.97%, ठीक है, जो कि एक वी शेप्ड रिकवरी है, ठीक है। अब एस्पिरेंट आप अगर सी एस एस या पी एम एस वट एवर एग्ज़ाम आप जिसकी तैयारी कर रहे हो ना, उसके अंदर आप एग्जामिनर को ये बताते हो कि भाई हमने इकोनॉमिक्स के मतलब कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी के अंदर वी शेप रिकवरी की है, जो हमारी ग्रोथ है ना दैट इज़ इन अ वी शेप। तो ये एक मेच्योर आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है जी। उसको एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि भाई इस बंदे ने चीज़ों को ठीक से पढ़ा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिवली। अच्छा, अब जो हमारा फिजिकल ईयर जो 2020 का था उसके अंदर हमारे जो जीडीपी है उसके अंदर गिरावट आई थी, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 0.94%। सही है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड-19 अपने पीक पे था, तो जो ग्लोबल ग्रोथ है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन आई थी, ठीक है। तो हमारे कंट्री के अंदर भी उसका एक ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट हुआ। अच्छा जी, अब हम ये जस्ट मैंने आपके सामने फिगर वो रखी हुआ है, ग्राफ रखा हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई हमने नीचे से स्टार्ट करें तो फिजिकल ईयर 2022 के अंदर हमारी जो जीडीपी दैट वाज 0.94, जो कि कॉन्ट्रैक्शन नेगेटिव में चली गई, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब कि बढ़ी नहीं, जो पहले थी उससे भी वो कम हो गई। अच्छा, अब उससे ऊपर आ जाएं फिजिकल ईयर 2021 के अंदर, तो आपको ये लकीर आपको नज़र आएगी, ग्राफ जो आपका शो कर रहा है कि 6 से थोड़ी कम है, तो वो जो मैं नीचे भी बताऊंगा दैट इज़ एक्चुअली 5.74%। उसके बाद जो पिछला जो हमारा फिजिकल ईयर है उसके अंदर जो हमारी ग्रोथ आई है वो 6 के करीब है, जो हमने ऊपर मैंने भी बताया और मैं नीचे भी बताऊंगा कि वो है हमारी 5.97%, ठीक है। अब ग्राफ में से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि भाई हमारी जो अपनी जीडीपी की जो ग्रोथ है या हमारा जो इकोनॉमिक आउटलुक वो कैसा है। अच्छा, अब यहाँ भी ये बात करा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो हमारी इकॉनमी है ना वो बूम एंड बस्ट साइकिल में चलती है, ठीक है। हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है वो बूम एंड बस्ट, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आ जाती है। अब इसकी वजूहत डिफरेंट है, ठीक है। देर आर मेनी रीजंस जिसके अंदर हमारा फिजिकल स्पेस जो है ना वो श्रिंक होता जा रहा है, हमारे जो रुपए की जो कदर है वो कम होती जा रही है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, एनर्जी जो सेक्टर है वो भी अभी निचली सतह पे आ खड़ा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ ये डिफरेंट वजूहत है जिनकी बिना पे हमारी जो ग्रोथ है उसके अंदर बूम एंड बस्ट का साइकिल है। अच्छा, अब हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर 3 मेजर सेक्टर्स हैं, ठीक है। एक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर। अब एग्रीकल्चर है ना वो हमारी जो जीडीपी के अंदर टोटल उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू द फिजिकल ईयर 2022, ठीक है, 2022, तो वो कंट्रीब्यूशन है 22.7%, ठीक है। 22.7% हमारा ओवरऑल जीडीपी के अंदर एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 19.11%, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ 58.2%। अच्छा, अब यहाँ पे मज़े की ये बात है कि भाई हमारी एग्रीकल्चर के अंदर पिछले कुछ सालों से जो ग्रोथ है ना वो इतनी हमने विटनेस नहीं की। इस मरतबा हमारी 4.4% जो ग्रोथ है ना वो, तो इट्स एक्चुअली वर्थ एडमिरेबल कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर ग्रो किया। दैट इज़ 4.4% ग्रोथ हमारे एग्रीकल्चर के अंदर आई है। इंडस्ट्री के अंदर 7.19%, जबकि सर्विसेज सेक्टर के अंदर 6.19% हमारी ग्रोथ आई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लाइव स्टॉक हमारा है ना वो एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। लाइव स्टॉक का भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी के अंदर, ठीक है, जो कि 14%। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि भाई ये जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज और ये लाइव स्टॉक को हम मिलाएं तो फिर ये 100 से तो ज़्यादा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। असल में एग्रीकल्चर है ना उसके अंदर आपका लाइव स्टॉक आ जाता है और एग्रीकल्चर का अराउंड अबाउट 62% आपका लाइव स्टॉक है। अच्छा, उसके बाद लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी हमारी ग्रोथ आई है, दैट इज़ 10.4% जो पिछले फिजिकल ईयर के अंदर। अच्छा, अब मैंने ऊपर भी जैसे बता दिया कि जुलाई टू मार्च हमारा फिजिकल ईयर मतलब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो इंडिकेटर्स आपको दिए गए ना वो सारे इसी टाइम पीरियड के हैं, ठीक है जी। मतलब कि फ्राम जुलाई टू मार्च, कभी कभी जुलाई टू अप्रैल है, 9 से 10 महीने के अंदर वो सारा कुछ एस्टिमेशन करते हैं। तो एलएसएम के अंदर हमारी जो ग्रोथ है दैट इज़ 10.4%। अच्छा, ये मैंने
स्क्रीनशॉट लिया इकोनॉमिक सर्वे से, आपको बता सकूं कि भाई ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ना ये चीज़ें ऐसे दी हुई थी कि एग्रीकल्चर हमारा उसने ग्रो किया है 4.4%, इंडस्ट्री ने हमारा 7.1% एंड सर्विसेज सेक्टर ने 6.9%। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि हो सकता है जब मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड कि सर्विसेज सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सर्विसेज सेक्टर हमारे जीडीपी के अंदर तो 58% कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट आई एक्चुअली डिड नॉट नो दैट व्हाट द सर्विसेज सेक्टर इज़ ऑल अबाउट। तो उसके अंदर जब मैंने उसको इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना स्टार्ट किया तब पता चला कि भाई ये सर्विस सेक्टर जैसे कि हमारा होलसेल रिटेल ट्रेड है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन आईसीटी है, रियल स्टेट है, एजुकेशन, हेल्थ हमारा हो गया, दूसरे भी प्राइवेट जो भी हमारी सर्विसेज होती है ना वो सारी मिला के हमारा सर्विसेज सेक्टर बनता है। सही है। अब हमारे जो जीडीपी के अंदर हम देखें तो सर्विसेज सेक्टर में जो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड है ना उसका 18.8% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, जो बहुत बड़ा है। सही है। सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है ना वो कौन सा है, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, क्योंकि इसका जीडीपी के अंदर 18.8% है। दूसरे नंबर पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, उसका है अराउंड अबाउट 11%। ये मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, तो इनका पता होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इनका जो जीडीपी के अंदर तो शेयर मैंने बता दिया, बट शेयर इनका अपनी आप मतलब कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर इन कंपोनेंट्स का कितना कितना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट टू। अच्छा, अब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो हमारे जुलाई टू अप्रैल फिजिकल ईयर के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट रहा दैट वाज 33 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वी एक्चुअली इम्पोर्टेड मोर देन वी एक्सपोर्टेड। ठीक है, और इनके बीच में जो खसारा जिसको हम तजारती खसारा कहते हैं दैट इज़ 33 बिलियन डॉलर्स जो फिजिकल ईयर के अंदर। अच्छा, उसके बाद रेमिटेंसेस की अगर हम बात करें तो रेमिटेंसेस मतलब कि वो चीज़ें जो मतलब कि वो पैसा जो फॉरेन हमारे जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है वो वहाँ से पाकिस्तान के अंदर भिजवाते हैं, उसको हम रेमिटेंसेस कहते हैं। तो जुलाई टू अप्रैल के अंदर जो रेमिटेंसेस हमारे कंट्री के अंदर आई तो वो 26.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, और ये बहुत मतलब कि बड़ी क्वांटिटी है, और ये हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको ऑफसेट करने में, उसको मिनिमाइज, उसको रिड्यूस करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। अच्छा, अब आपको रेमिटेंसेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं दूसरे ममालिक के अंदर, तो उनमें से सबसे जो ज़्यादा जो रेमिटेंसेस के अंदर हमारा है ना सऊदी अरब है वो ज़्यादा शेयर करता है। मतलब कि 25.3% हमारी जो रेमिटेंसेस है ना वो सऊदी अरब से आते हैं। उसके बाद आपकी यूएई हो गई। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फिर हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि भाई मिडल ईस्ट हमारे लिए ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से अगर हम देखें ना तो कितना हमारे यहाँ कंट्री के अंदर ना इतनी ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही है, तो इस वजह से मिडल ईस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, जो मैंने ऊपर भी बात की कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है 13.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है ये। और पिछले साल उसी टाइम पीरियड के अंदर वो जो पिछला साल गुजर गया मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि 0.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट था उस वक्त, और अभी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो कितना है 13.8 बिलियन डॉलर। तो बहुत ये बढ़ गया है। ठीक है जी, इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन है वो पिछले फिजिकल ईयर के अंदर जुलाई टू मई वो ऑन एन एवरेज रही है 11.3%। ठीक है जी, जो पिछले फिजिकल ईयर के अंदर थी 8.8%। अच्छा, इसकी वजह यही है कि एक तो कोविड का जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कोविड 19 आने के बाद जो हमारा सप्लाई चेन है वो सारी डिस्टर्ब हो गई, और दूसरी बात ये अभी जो जंग स्टार्ट हो गई है यूएस और रशिया और जो यूक्रेन के बीच में जो जंग स्टार्ट हो गई ना ऑन 24 फरवरी 2022, तो उसके भी इम्पैक्ट्स हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ना वो भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अब रेवेन्यू कलेक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसने जो रेवेन्यू है ना वो कलेक्ट किया है इस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब कि फिजिकल ईयर के अंदर, दैट इज़ 4855.5 बिलियन रुपीज़। ठीक है, और ओवरऑल जो हमने जो रेवेन्यू है ना वो इकट्ठा किया है वो हमारा टोटल है
8.8% ऑफ जीडीपी, जो कि हम रुपीज़ में अगर देखें ना तो वो बनता है 5,874.2। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने इतना रेवेन्यू, हमने मतलब कि पिछले फिजिकल ईयर के अंदर कितना रेवेन्यू है ना वो कलेक्ट किया है, कितना रेवेन्यू हमने हासिल किया है। अच्छा, यहाँ पे आपको हो सकता है कोई कन्फ्यूजन कि भाई एफबीआर ने तो इतना एस्टिमेट कर लिया और नीचे फिगर है ये थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, तो इसका डिफरेंस है, मतलब कि जो एक बीच में कोई रेवेन्यू तो फिर वो किसने एस्टिमेट, मतलब कि किसने वो इकट्ठा किया है। तो हमारा जो बजट होता है ना उसके अंदर एक तो हमारे टैक्सेस होते हैं, रेवेन्यू टैक्सेस, एक हमारे होते हैं नॉन नॉन टैक्स रेवेन्यूज़। ठीक है, तो वो ये नॉन टैक्स को अगर हम ऐड करें ना तो ये हमारा टोटल इतना बनता है जो नीचे आपको फिगर दी हुई है। ये भी मैंने स्क्रीनशॉट इकोनॉमिक सर्वे से ले रखा है ताकि आपको चीज़ों का सही से पता चले। अच्छा, अब फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं? फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्सपेंड है ना वो ज़्यादा कर रही है और उसको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, मतलब कि उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम मिल रहा है। अब इनके बीच में जो हमारा गैप है उनको अगर हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे ना तो ये बनता है 3.8% ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, हमारी जीडीपी का 3.8% है ना वो फिजिकल डेफिसिट है, जो पिछले साल के अंदर 3% था, अभी 0.8% ये इंक्रीज़ हो गया है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ी है, 1798 हो गई है, जो पिछले साल फिजिकल ईयर के अंदर दैट वाज $1676। अच्छा, उसके बाद एफडीआई की हम बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो भी थोड़ी मार्जिनल इसके अंदर इंक्रीमेंट आई है, जो कि अभी प्रेजेंटली $1.2 बिलियन है। ठीक है, पिछले साल के अंदर ये जो थी $1.18 बिलियन। अच्छा, अब एक्सटर्नल डेट की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सटर्नल डेट हमारा जो है वो $89 बिलियन। ठीक है जी, राउंड अबाउट फिगर में बता रहा हूँ, या फिर आप इसको एक्यूरेटली 88.8% वो $1 बिलियन आप बोल सकते हो। ठीक, अच्छा, अब मैंने पीछे इसका स्क्रीनशॉट भी ले रखा है कि भाई हमारा जो पब्लिक डेट है ना वो रुपीज़ के अंदर ये है, डोमेस्टिक जो डेट इसके अंदर ये है, एक्सटर्नल डेट हमारा 16 ट्रिलियन हमारा एक्सटर्नल डेट है, डोमेस्टिक डेट हमारा 28 ट्रिलियन है, और पब्लिक डेट हमारा अराउंड अबाउट 44 ट्रिलियन रुपीज़। अच्छा, अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर ना मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल चीज़ों को कवर किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन को कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो। तो इकोनॉमिक सर्वे का आप रेफरेंस ना लिटरेसी के हवाले से दे सकते हो कि भाई लिटरेसी रेट हमारा जो अभी है ना वो असल में ये हुआ था कि इस साल जो PSLM एक सर्वे कंडक्ट करवाता है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड लिविंग मेजरमेंट, तो वो सर्वे इस मरतबा हो ही नहीं। उसकी वजह, इसकी वजह भी यहाँ पे मेंशन है कि भाई जो पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 होनी थी उस वजह से ये हो नहीं पाई। पर पिछली हमारे पास जो लेबर फोर्स जो सर्वे है 2021 की, तो उसके मुताबिक हमारा जो लिटरेसी रेट है ना वो थोड़ा अब मार्जिनल उसके अंदर इंक्रीमेंट आई है। ठीक है जी, इम्प्रूव हुआ है, जो कि 62.8% है। अगर हम मेल और फीमेल की रेशो को अगर हम देखें इसी लिटरेसी के अंदर, तो 73% हमारे मेल जो कि लिटरेट हैं और 51% हमारी फीमेल वो लिटरेट हैं। अच्छा, कम्युलेटिव हमारा एजुकेशन एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर फेडरल और प्रोविंसेस दोनों को हम मिलाएं तो फिर ये बनता है 1.77% ऑफ आवर जीडीपी। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि भाई कंट्री के अंदर जो जीडीपी का कितना परसेंट एजुकेशन को जा रहा है। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 1.77% बहुत ही कम है। ठीक है जी, अभी इस टाइम पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत है कि आप इसको एटलीस्ट 3-4% तक ले जाएं, तभी हमारी एजुकेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अच्छा, अब हेल्थ स्टेटस को अगर हम देखें तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत हेल्थ में काम किया है। ठीक है, तो SDG एक इंडेक्स होता है, उसमें हमने इम्प्रूव किया है। उसके अंदर हमारा जो इंडेक्स का स्कोर है ना या फिर इंडेक्स है दैट इज़ 63.5, जो कि 2020 के अंदर था। ठीक है, उससे पहले 2015 में दैट वाज 53.1111। अच्छा जी, उसके बाद मैं अगर आपको, हाँ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो कि जिसको IMR कहते हैं, वो हमारा 54.2 है। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। न्यू नेटल जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी हमारा थोड़ा डिक्लाइन हो गया, अभी वो कितना है 40.4। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रेट हमारा होता है ना नंबर, ये आउट ऑफ 1000 होता है। हर
ये जो IMR है या फिर NMR है, ये आउट ऑफ 1000 होता है। अच्छा जी, उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो आप बता सकते हो कहीं पर भी कि भाई हमारी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताई गई ना, वो 2020 के अंदर इट वाज 76.4%, बहुत ही कम है। क्योंकि अगर हम दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन करें, अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें, तो वहाँ पे ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना, वो 85 ईयर्स से ज़्यादा है। ठीक है जी, ऑन एन एवरेज 85 ईयर्स से ज़्यादा है, जबकि हमारी 67.4 है। तो यहाँ पे हमें अशद ज़रूरत है कि इसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा, एक और यहाँ पर अलग सेक्शन था पॉपुलेशन, लेबर फोर्स एंड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। तो इसके अंदर ये था कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ ने एक सर्वे कंडक्ट करवाई थी। उसके अंदर मतलब उन्होंने ये एस्टिमेशन की थी कि भाई हमारी पॉपुलेशन है वो है 224 करोड़, और 224 करोड़ नहीं, 22 करोड़। ठीक है, साढ़े 22 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिसके अंदर जो मेल है उनका जो रेशो है दैट इज़ 83 मिलियन, 8 करोड़। और जो हमारी अच्छा, दैट इज़ एक्चुअली द पीपल विच आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज़ के अंदर हमारे जो 8 करोड़ लोग रहते हैं। बाकी जो रूरल एरियाज़ के हमारे, तो वो तो 14 करोड़ रहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान का जो लेबर फोर्स के अंदर जो हम वर्ल्ड के ऊपर देखें ना, तो 10th लार्जेस्ट जो लेबर फोर्स है वो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, 60% हमारी यूथ। इकोनॉमिक सर्वे पिछले में ये बताया गया था कि भाई हमारी जो पाकिस्तान है उसकी 60% जो यूथ है ना, वो 60 ईयर्स की एज से कम है। ठीक है जी, तो मतलब कि हमारी लेबर फोर्सेस ज़्यादा है, इस वजह से ये कहा गया है कि 10th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, अब हम लेबर फोर्स सर्वे को देखें तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लेबर फोर्स है, वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है जी, अभी पिछले फिजिकल ईयर के अंदर वो 71% तक आ गई है। पहले वो ये थोड़ी कम थी, अभी थोड़ी बड़ी है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी कितना है, 6.3% फिजिकल ईयर 2021 के अंदर। अच्छा, उसके बाद मैं अगर बात करूं तो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर आपका जो कि मतलब कि आपकी फिजिकल ईयर के अंदर आप देखो ना, तो उसमें बूम आया है 9.5% का। मतलब कि हमारी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर पहले वो थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अच्छा, अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर बात करें तो पहले एम्प्लॉयमेंट है ना वो थी 39.2%, अभी थोड़ी वो बढ़ गई है, दैट इज़ 37.4। अच्छा, अब CPEC को लेकर यहाँ पर थोड़ी फिगर्स दी गई हैं, ये आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। देखो, CPEC है वो जब से स्टार्ट हुआ है तो ऑन ग्राउंड हमारे अभी 56 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, अब इनमें से 26 प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो गए हैं और उनकी जो वर्थ है ना वो $17 बिलियन है। जबकि 30 प्रोजेक्ट्स हैं वो अब भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी जो वर्थ है ना वो कितनी 8.5%। और मज़ीद ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 36 प्रोजेक्ट्स अब भी आने हैं। ठीक है, दे आर अंडर डिस्कशन विद चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो वो अभी उनकी जो वर्थ होगी ना वो कितनी 28.4। अब अगर आप इनको ऐड कर दोगे ना तो आपका क्यूमुलेटिव बन जाएगा 62 to 63 बिलियन डॉलर। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसकी ओवरऑल जो वर्थ है ना वो 62 बिलियन डॉलर्स तक की है। अच्छा जी, उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास फिगर्स होनी चाहिए। एक्सपोर्ट हमने पिछले फिजिकल ईयर के अंदर किया है, गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 26.8 बिलियन डॉलर्स और सर्विसेज है वो 5.2 बिलियन डॉलर। इंपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हमने पिछले जुलाई टू अप्रैल फिजिकल ईयर के अंदर जो किया है वो है 59 बिलियन डॉलर्स। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसके सिर्फ 3 सेक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट कार्य होते हैं। मतलब कि हम मेजरली ना 3 सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करें। एक हमारा मैन्युफैक्चरर्स के अंदर कॉटन मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, दूसरा हमारा लेदर और तीसरा हमारा राइस। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करें अपने एक्सपोर्ट्स की। अच्छा, ये यहाँ पे फिगर भी बताया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, हमने पिछले फिजिकल ईयर के अंदर हमने 70% जो हमारी एक्सपोर्ट की है ना उसमें से 3 मेजर सेक्टर्स यही हैं, एक हमारा कॉटन मैन्युफैक्चरर, एक हमारी लेदर और एक हमारा राइस। अच्छा, अब ये हमने
ये भी इकोनॉमिक सर्वे से फिगर ली गई है कि भाई कॉटन मैन्युफैक्चरर है वो हमारा कितना है 60% है उसका शेयर ओवरऑल, ठीक है। 3% हमारा लेदर का है और 7.7% हमारा राइस का है, ठीक है। ये मतलब कि ओवरऑल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर इनका इतना इतना शेयर है। अच्छा, उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई हम चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, हमारी मार्केट कौन सी है। तो सबसे बड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट का शेयर है ना वो कहाँ पे जाता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स को जाता है, ठीक है जी। यूनाइटेड स्टेट्स इज़ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। डिस्पाइट चाइना, मतलब कि चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशन होने के बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स इज़ स्टिल द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान। जस्ट बेयर दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है। अब चाइना की अगर हम बात करें तो वो 11% है और यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारा 7% का ट्रेड है। मतलब कि उनकी जो मार्केट में हमारी गुड्स जाती हैं तो वो 7% है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनर्जी सेक्टर क्योंकि अभी एनर्जी है उसका बहरान लगा हुआ है। तो एनर्जी है वो ओवरऑल हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो पिछले फिजिकल ईयर के अंदर थी 37,261 मेगावाट, और अभी ये उससे बढ़कर अभी कितनी हो गई है 41,557 मेगावाट, ठीक है। और हमारी डिमांड कितनी है, आपको बिलीव नहीं आएगा, हमारी जो डिमांड है ना वो 25 मेगावाट्स तक है, ठीक है। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 41, मतलब कि 41,500 मेगावाट है, और हमारी जो डिमांड है वो 25,000 मेगावाट है। फिर भी वो डिमांड हमारी मीट नहीं कर रही, और इतनी लोड शेडिंग है, कभी कभी दिन के अंदर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो उसकी वजह क्या है, वजह यही है कि हमारी जो एक तो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है सही, मतलब कि हम इतनी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हमारे पास वो उसके लिए हमें वो चाहिए ना। सपोज़ हमारे पास कोयला नहीं है, हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं है, हमारे पास जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वो, जैसे कि हमारे पास अभी वाटर नहीं है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारी वो अभी नील है, मतलब कि इतनी कोई उसकी कंट्रीब्यूशन उतनी कोई ज़्यादा नहीं है। तो इस वजह से हमारी जो डिमांड है वो मीट नहीं हो रही है। अच्छा जी, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी जनरेट होती है उसके अंदर हमारा थर्मल का कंट्रीब्यूशन कितना है, ओवरऑल जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं उसके अंदर जो थर्मल है दैट इज़ 61%। रिन्यूएबल एनर्जी वो हमारी है 3%। न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो 12%। हाइड्रल की अगर हम बात करें तो 24% है। अच्छा जी, उसके बाद आपके सामने ये है कि भाई हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंज्यूम कहाँ कहाँ पे हो रही है। जैसे कि हमारी मेजर कंज्यूमर में से हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है जो कि 47% है। उसके बाद इंडस्ट्री आ जाती है 28%। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर जिसके अंदर 9%। अच्छा, अब ये मैंने लिखा है कि भाई अलग अलग सेक्टर्स, जैसे कि हम अपना कोल के अंदर हम कितना वो कर रहे हैं, मतलब कि कोल है ना उसको हम यूज़ करके 5,280 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और हाइड्रल एनर्जी जो हमारी वो इंस्टॉल कैपेसिटी तो हमारी ज़्यादा है जो कि 10,251 है, ठीक है जी। अब उस हम अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी का सिर्फ 25% जो है ना वो सिर्फ जनरेट कर पाते हैं। उसकी वजह डिफरेंट वजूहत हैं उसकी। उसके बाद हमारी जो विंड एनर्जी है तो वो हमारी 4.8% ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी का है जो कि 1985 मेगावाट्स है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि हमारे पिछले फिजिकल ईयर के अंदर हमने जो इम्पोर्ट किया है ना ऑयल, उसका जो बिल है वो कितना है। आप हो सकता है अगर आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा हो तो ये बिल 17.03 बिलियन डॉलर्स है, ठीक है। जो पिछले फिजिकल ईयर के अंदर सिर्फ 8.6 बिलियन डॉलर्स था, तो अभी ये डबल हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद सोलर की भी बात करें तो हम अभी जो करंटली ना वो 600 मेगावाट सोलर से जनरेट कर रहे हैं। न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो 3500 मतलब कि 3530 मेगावाट हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे कंट्री के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कितने हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 6 पावर प्लांट है, जिसके अंदर 2 कराची के अंदर है और जो 4 है ना वो हमारे चश्मा मियाँ वाली के अंदर है, ठीक है। चश्मा के अंदर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिनका नाम C1, C2, C3 और C4, जबकि कराची के अंदर है ना, कराची के अंदर पहले 3 थे। अभी जो K1 है ना जिसको कानप 1 कहा जाता है वो अभी उसको परमानेंटली शट डाउन कर दिया गया है, क्योंकि आप इसको मतलब कि आप जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने उसको बंद करना पड़ता है। तो हमने वो भी उसको बंद कर रखा है। तो कराची के अंदर सिर्फ हमारे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं।
चलें जी, ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे हो गई पूरी। अगर तो आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स में बताना। अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं किसी न किसी कमेंट में वहाँ पे डाल दूँगा इसका पीडीएफ। तो अगर तो आप किसी को चाहिए, नहीं तो मैंने ये जो रिकॉर्ड किया है आप इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सकता है आपको पीडीएफ की ज़रूरत ना हो। अच्छा, और लास्ट लाइन जो लिखी हुई है ना, काइंडली सब्सक्राइब टू नॉलेज पैनोरामा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ना वो दूसरे लोगों तक पहुंच सकें और उनको पता चले कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी है वो किस डायरेक्शन में जा रही। पिछले जो फिजिकल ईयर के अंदर हमने क्या क्या किया है वो सारी की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन उन तक मिले, तो उनसे काइंडली शेयर ज़रूर करना।